नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर से लगातार हर अपडेट हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, क्योंकि टनल में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माण 3 से 11 टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। अधिकारियों के वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। मलबा हटाने का काम वहां से जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। इसमें चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं। और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है। जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू टीमों को दूसरे दिन भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इस बीच टनल में करीब 21 मीटर तक मलबा हटा दिया गया है, लेकिन मलबा लगातार गिरने से दिक्कतें काफी पैदा हो रही हैं। प्रशासन अब 2 प्लान पर काम कर रहा है। पहला यह कि मलबे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, उसके साथ साथ शॉर्ट कटिंग भी की जा रही है। शॉर्ट कटिंग यानी सीमेंट मिक्स मटेरियल की परत। इससे टनल के अंदर हो रहा लूज फॉल रुकने की संभावना है। दूसरा वैकल्पिक प्लान यह है कि ह्यूम पाइप डालकर उसके जरिए फंसे मजदूरों को निकलने का है। इसके लिए मलबे में विशेष मशीन के जरिए बोरिंग की जाएगी। बोरिंग करने वाली अर्थ आगर मशीन देहरादून से लाई जा रही है और भारी भरकम यह मशीन समय पर पहुंच सके, इसके लिए रास्ते की सभी चेकपोस्ट को अलर्ट किया गया है। अभी तक हमारा एक जो मशीनें हमारे अवेलेबल है यहाँ पे, उससे जो मलबा वो निकाल रहे हैं। देहरादून से एक ऑगर मशीन आ रही है जिससे कि बोर किया जाएगा। जो मलबा बचा रह जाएगा उसको बोर किया जाएगा और उसमें फिर 800 mm का पाइप डाला जाएगा। उस पाइप से लोगों को निकाला जाएगा उस तरफ से। ये भी तरीका हम अपना रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि हमारा कितना एक्सकेवेशन हो गया है, क्योंकि हमारा कोलैप्स साथ साथ हो रहा है तो इसमें शायद डिले हो सकता है। तो हम लोग का जो करीब 21 मीटर जो हम अंदर जा चुके हैं, तो 19 मीटर बचा हुआ है। हो सकता है कि हमारे पाइप ले करने से पहले ही हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का काम जारी है और इस बीच बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। NHIDCL की लापरवाही सामने आई है। यहां बिना सेफ्टी डक्ट के ही टनल बनाई जा रही थी और टनल में लाइटिंग का काम भी नहीं हुआ था। कच्ची टनल खोदकर ही मजदूरों को आगे बढ़ाया जा रहा था। टनल के अंदर से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर टनल में लाइटिंग तक का काम नहीं हुआ था। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में ये वही निर्माणाधीन 2 लेन टनल है जिसमें हादसा हुआ है। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अभी 40 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। यहाँ पर जो तमाम एजेंसियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बननी है। करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास टनल ये बनाई जा चुकी थी। इस पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक यहाँ से 270 मीटर के पास ये लूज गिरा है, हादसा हुआ है। करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में मलबा गिरा है, उसको निकालने की प्राथमिक तौर पर कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि टनल का जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये शॉर्ट किटिंग इसको कहा जाता है, ताकि जो ऊपर का मलबा है वो नीचे न गिरे, टनल सुरक्षित रहे। इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहाँ पर थी, जिससे मलबा भरभरा कर नीचे आ गिरा 30 से 40 मीटर हिस्से में। अब कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ से मलबा हटाया जाए और इसी तरह की शॉर्ट किटिंग वहाँ पर की जाए। लेकिन जो हमारी एजेंसियों से बातचीत हुई, अभी प्राथमिक तौर पर इस शॉर्ट किटिंग के काम में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है, सेकेंडरी जो प्लान है कि ह्यूम पाइप के जरिए उन तक पहुँचा जाए। या आप पाइप देख रहे हैं, इन्हीं पाइपों के जरिए
उनको ऑक्सीजन से लेकर पानी और भोजन पहुंचाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पानी का पाइप है जिससे पानी सप्लाई होता था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो इस पानी को रोककर इसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई और इसी पाइप में उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। कंप्रेशर के जरिए प्रेशर बनाकर जो मजदूर फंसे हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसी से उनसे कम्युनिकेशन भी हो रहा है कि वो इसी पाइप पर वहां से कुछ बोल रहे हैं या पर्ची लिखकर डाल रहे हैं। वो प्रेशर के साथ वो पर्चियां बाहर आ रही है। तो फिर यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि अभी 40 के 40 लोग सुरक्षित हालात में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। जो तमाम आला ऑफिशियल हैं वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और कोशिश है कि जो 40 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको समय रहते जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू के काम को बारीकी के साथ देखा है। और इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां सभी 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही हैं। क्यारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर एक्सपर्ट्स के साथ निरीक्षण भी किया। सर, क्या कुछ रहा जो आपने वहां पर निरीक्षण किया? क्या सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए, अंदर चूंकि जहां पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है। बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी। हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी। अभी क्या उम्मीद है आगे को लेकर और किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी? अभी वो 2-3 प्लानों पर काम कर रहे हैं। एक तो मलबा हटा रहे हैं और लगभग 20 मीटर तक मलबा हटाया है उन्होंने और लगता है कि अभी इससे कहीं ज़्यादा मलबा हटाने की आवश्यकता है, लेकिन बीच में मलबा ऊपर से भी आ रहा है, जितना हट रहा है ऊपर से भी आ जा रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो ह्यूम पाइप यहाँ पर चूँकि मंगाए जा रहे हैं, उन ह्यूम पाइपों के जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रास्ता बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही रास्ता बनेगा, बाकी अभी जो भी अंदर लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को आश्वस्त किया है जो टनल में फंसे हैं, उनके परिजन जो परेशान हैं, कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पूरी सख्ती के साथ, पूरे फोर्स के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो 40 लोग फंसे हैं उनको सकुशल वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो सुनील नवप्रभात के पास सीधे रुख करते हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुनील, क्या स्थिति है? कितने फीट तक मलबा हटा लिया गया है? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? किस स्ट्रेटेजी पर, किस रणनीति पर अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं? कैसे मजदूरों तक पहुंचा जा रहा है, बताइए जरा। देखिए अनुपम, फौरी तौर पर 2 प्लान पर काम हो रहा है। एक तो जिस तरह से अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अंदर जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। ये उम्मीद की जा रही है कि 21 मीटर तक मलबा अभी तक हटाया जा चुका है, यानी कि 21 मीटर की दूरी तय की जा चुकी है। और एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है कि 40 मीटर तक ये मलबा पड़ा हुआ है, यानी 40 मीटर तक टनल ब्रेक हुई है। तो यानी कि 21 मीटर आपने हटा दिया, 19 मीटर का पोर्शन शेष है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें कोई रिस्क सरकार या शासन प्रशासन या जो रेस्क्यू एजेंसियां वो नहीं लेना चाहती। इसके लिए वैकल्पिक प्लान
के तौर पर ह्यूम पाइप का विकल्प चुना गया है। एक स्पेशल मशीन इसके लिए देहरादून से लोड कर दी गई है जो चल पड़ी है और उम्मीद की जा रही है कि देर रात या फिर कल दिन तक वो स्पॉट पर पहुंच जाएगी। उसके जरिए इस मलबे को ड्रिल किया जाएगा, यानी कि उसमें भी एक छोटी सी सुरंग बनाई जाएगी और इन सुरंगों में 800 और 900 mm के ह्यूम पाइप इंसर्ट किए जाएंगे, ह्यूम पाइप डाले जाएंगे। ह्यूम पाइप को भी देहरादून और ऋषिकेश से लोड कर दिया गया है। आज देर रात तक वो स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। अगर प्रशासन को इस विकल्प पर सफलता मिलती है ह्यूम पाइप के जरिए कि ह्यूम पाइप अगर इंसर्ट हो जाते हैं सकुशलता से, तो एक तरह से आपका रास्ता बन जाता है। तो जो 40 के 40 जिंदगियां वहां पर फंसी हैं उनको सकुशल निकाला जा सकेगा। दूसरा रास्ता ये जो लूज मलबा वहां पर पड़ा हुआ है इसको हटाने का है, लेकिन इसमें कई गंभीर चुनौतियां हैं कि जिस तरह से 21 मीटर से भी अभी मलबा हटाया गया, लेकिन लगातार क्योंकि टनल ब्रेक है, पहाड़ी से लगातार टनल के अंदर मलबा गिरता जा रहा है, तो एक बड़ा रिस्की वो काम होगा। वहां पर शॉर्ट किटिंग करने की कोशिश की गई, यानी कि सीमेंट का छिड़काव करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें जो जानकारी हमें मिली है, जो एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, कोई खास सफलता उसमें नहीं मिल पाई है। तो अभी दोनों ऑप्शन पे काम किया जा रहा है, या तो आप मलबा हटाकर जल्दी से उसके पास पहुंच जाएं श्रमिकों के पास, या फिर अगर मलबा हटाने में देरी होती है तो फिर ह्यूम पाइप के जरिए मशीन से ड्रिल करके सुरंग बनाई जाएगी और उसमें ह्यूम पाइप डालकर श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। ये दो विकल्पों पर यहाँ पर विचार हो रहा है। इस बीच जो महत्वपूर्ण खामियां निकल कर आई अनुपम की, जब भी इस तरह की कोई टनल बनती है, चूंकि आप अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, पहाड़ को खोद रहे हैं, तो उसके साथ साथ सेफ्टी मेजर्स का प्रायोरिटी के साथ ध्यान रखा जाता है। टनल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे से टनल को मजबूत लाइनिंग करते हुए उसको आगे बढ़ा जाता है, यानी कि सीमेंट की उस पर एक मोटी परत लगाई जाती है ताकि वो मजबूत दीवार बन जाए और कोई मलबा ना आ जाए। ये सड़क, ये सुरंग 2.5 किलोमीटर तक खोदी जा चुकी थी, लेकिन इस पर जो लाइनिंग हुई है, जो सीमेंट की मोटी परत आपने डाली है, केवल 40 से 50 मीटर तक डाली है, यानी कि जो 2 किलोमीटर पोर्शन में जो श्रमिक काम कर रहे थे वो कच्ची मिट्टी के अंदर काम कर रहे थे और उसी का नतीजा हो कि बड़ा हादसा हो गया। दूसरा जो इसमें लापरवाही बरती गई कि जब भी इस तरह की कोई टनल बनती है, विशेषज्ञ बताते हैं कि उसके साथ साथ सेफ्टी डक्ट भी डाली जाती है। उस सेफ्टी डक्ट का मतलब ही ये होता है कि अगर इस तरह से कभी टनल ब्रेक होती है, कोई हादसा होता है, तो वहां फंसे लोगों को, दूसरे छोर पर फंसे लोगों को इस सेफ्टी डक्ट के जरिए बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इस पूरी टनल में अभी तक सेफ्टी डक्ट का ऑप्शन नहीं चुना गया था, उसको सेफ्टी डक्ट को नहीं डाला गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हादसा हुआ और 40 श्रमिक टनल के दूसरी ओर फंसे रह गए हैं। जी बिल्कुल सुनील, ग्राउंड जीरो से आप ताज़ा तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी जो अपडेट होगा आगे भी हम आपसे लेंगे। सुनील यहाँ पर तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी जानकारियां आ रही हैं, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं और टनल के अंदर जिंदगी को बचाना बेहद ही मुश्किल काम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बरसात के सीजन में टनल के अंदर मलबा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में मलबा आना हैरानी भरा है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाईवे टनल में सेफ्टी डक्ट हर हाल में बनाई जाती है, क्योंकि ऐसे हादसों में सेफ्टी डक्ट से ही रेस्क्यू होता है। हालांकि यहां पर सेफ्टी डक्ट नहीं बनाई गई है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिप टेक्नोलॉजी से मलबा निकाला जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। रोड के मामले में एक अगर नीचे से डक्ट बनती है, प्रैक्टिकली अगर वो लग सकती है, साथ के साथ वो एक नाली की तरह, जिस तरह से हम रोड के साइड में एक ड्रेनेज के लिए नाली देते हैं, अगर वो बन सकती होगी तो शायद हो सकता है उससे कुछ इफेक्टिव काम करता हो। इस बारे में बहुत ज्यादा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर रोड में ये चीज जो हो सकती हो तो ये डक्ट अगर बने तो ये ड्रेनेज का भी काम करेगी और इससे सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है, इस टाइम पाइप की जगह ये ड्रेन अगर बन जाती है तो वो काफी सहायक सिद्ध हो जाती है काम करने के लिए भी। और आपका कभी इस तरह का इंसिडेंट और इस तरह की दुर्घटना अगर हो जाए तो काफी जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में भूदसाव के 11 महीने के बाद एक बार फिर से जोशीमठ में टेक्निकल सर्वे शुरू हो गया है। सबसे पहले जोशीमठ औली रोड पर सर्वे का काम शुरू किया गया है और इसी इलाके में 2 जनवरी को दरार सबसे तेजी के साथ बढ़ी थी। सर्वे टीम 6 जगहों पर सर्वे करेगी। जिन जिन वार्डों में भूदसाव और मकान पर दरार पड़ी थी उन इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। 2 से 3 महीने तक सर्वे के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करके जोशीमठ के ट्रीटमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा। जोशीमठ में लगातार केंद्र और राज्य सरकार ट्रीटमेंट को लेकर अलग अलग एजेंसी के द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण करवा रही है।
अभी बना रहे हैं हम। जल्द ही कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाली अल्मोड़ा कर्णप्रयाग रोड के दिन बौहरने वाले हैं। इस रोड को डबल लेन करने का काम जोरों पर है। रोड के डबल लेन में तब्दील होने के बाद कुमाऊं के लोगों के लिए चारधाम की राह भी काफी आसान हो जाएगी। पहाड़ी इलाके में कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 87 काफी अहम है, लेकिन सिंगल लेन होने की वजह से इस पर सफर करना आसान नहीं। अब एनएच 2 मंडलों को जोड़ने वाली इस रोड को सिंगल से डबल में तब्दील करने जा रहा है, जिसके लिए एनएच ने डीपीआर के लिए अनुबंध कर लिया है। यही नहीं, अलाइनमेंट के लिए भी एनएच ने हेडक्वार्टर प्रस्ताव भेजा है। करीब 180 किलोमीटर की इस रोड को डबल लेन में बदलने में 2000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होनी है। हाँ, क्वारब से पंडवा खाल भी हमारी कुछ सिंगल लेन है और कुछ डेढ़ लेन भी निर्मित है, लेकिन इसको 2 लेन में परिवर्तन करने के लिए हमारा डीपीआर का अनुबंध ऑलरेडी गठित है इसमें, जिसके तहत हमने अलाइनमेंट यानी कि संरेखण का प्रस्ताव हमारा भारत सरकार यानी जो क्षेत्रीय कार्यालय हमारा देहरादून गया हुआ है। इसका कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली इस रोड को हाईटेक बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत ये राजमार्ग सीधे चौंसली से कोसी में मिलेगा। यही नहीं, मजखाली मार्केट में बाईपास भी बनाया जाना है, जबकि द्वार हाट में ये रोड पूरी तरह से टनल से होकर गुजरेगी। साथ ही इस राजमार्ग के डबल लेन में तब्दील होने के दौरान चौखुटिया में भी बाईपास का निर्माण होना है। अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग ये रोड भी बहुत बड़ी रोड है। ये मचखाली को बाईपास करेगी, दौराहाट में टनल बनेगी, चौखुटिया में बाईपास जाएगी। ऐसा ये एक बेहतरीन सड़क के रूप में हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के कर्णप्रयाग को जोड़ने का काम करेगी। ये भी बहुत बड़ी रोड है, इसका भी हम डीपीआर तैयार है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाले सिर्फ 2 हाईवे हैं। बागेश्वर ग्वालदम हाईवे का सफर भी अल्मोड़ा कर्णप्रयाग की तरह न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि काफी थकावट भरा भी है। ऐसे में अगर क्वारब कर्णप्रयाग एनएच डबल लेन में तब्दील होता है तो तय है कि कुमाऊं के 6 जिलों के साथ ही गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों को भी खासी राहत मिलेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां दोनों ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भारत के प्रथम गांव माड़ा भी गए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, साथ ही स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल की। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री, वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी वहां पर पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां निशंक ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद निशंक ने उत्तराखंड और देश की खुशहाली की भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर बुधवार को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर सुबह 11:45 पर बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 12 बजे दोपहर में मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना होगी। इसकी तैयारी गंगोत्री धाम में जोरों पर चल रही है। मंगलवार सुबह से ही गंगोत्री में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाएगा। मां गंगा के स्वागत के लिए मुखबा में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सेना बैंड की धुन के साथ उत्सव डोली मुखबा के लिए निकलेगी। पावन पर्व दिनांक 14 नवंबर को मां भगवती गंगे की डोली यहां से प्रस्थान करेगी मुखीमठ धाम के लिए।
आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कपाट बंद होने की प्रक्रिया क्या है, आइए इसे विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। 14 नवंबर को सबसे पहले देवताओं में श्रेष्ठ भगवान गणेश के कपाट बंद किए जाएंगे। दूसरे दिन आदिकेश्वर के कपाट अन्नकूट के बाद बंद होंगे। तीसरे दिन की प्रक्रिया में बद्रीनाथ धाम में खड़ग पुस्तकों का वाचन बंद होगा, यानी कि पुस्तकों से मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता है। 17 नवंबर को माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण और 18 को दोपहर 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूजा में अग्रगणी पूजा उनकी होती है। जैसे पूजन में उनका आह्वान प्रथम किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जब कपाट बंद किए जाते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी के कपाट ही निवेदन किए जाते हैं। कपाट बंद होने के दूसरे दिन आदि गुरु शंकराचार्य, उद्धव और कुबेर की डोली पांडुकेश्वर पहुंचेगी और 20 नवंबर को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाएगी और यहीं पर शीतकाल में इनकी पूजा अर्चना की जाएगी, जबकि कुबेर और उद्धव जी की पूजा शीतकालीन स्थल पांडुकेश्वर में की जाएगी। इस साल की जो नर पूजा वो समाप्त हो जाएगी और 18 तारीख को 3:33 के बाद भगवान की पूजा देव पूजा में सम्मिलित हो जाएगी। उस दिन से कहते हैं कि भगवान की जो शीतकालीन की पूजा नारद जी करेंगे। शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की पूजा मान्यता अनुसार नारद जी करते हैं और ग्रीष्म काल में मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में रावल पूजा संपन्न कराते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।